हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है अपने क्लास प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की अध्याय 6 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। यह चैप्टर आज हम देखेंगे और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आपके जो अशोक जितना जो मौर्य डायनेस्टी है, आपका मौर्य साम्राज्य है, यह क्या था, शुरुआत कैसे हुई और इसमें जो महान सम्राट जो अशोक हैं उनका जो राज्य प्रशासन था वह कैसे चलता था, ठीक है ना। यानी कि मौर्य डायनेस्टी का जो प्रशासन था वह कैसे चलता था और जो अशोक की जो धर्म नीति थी वह क्या थी, एवं उनका जो कलिंग युद्ध था, कलिंग युद्ध के बाद जो इनका हृदय परिवर्तन हुआ, फिर उन्होंने हृदय परिवर्तन के बाद जो उन्होंने धर्म नीति चलाई ना, तो इसके पीछे का कारण हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो आपके जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से, तो उसको तो खास कर देखते हुए चलेंगे, ठीक है, ध्यान से। चल रीडिंग करेंगे, फिर जहाँ पर ज़रूरी होगी हम उस चीज़ को ज़रूर उसको अंडरलाइन भी करेंगे और समझेंगे भी, पढ़ेंगे भी अच्छी तरह से, पढ़कर समझेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छा इस चैप्टर को जो शुरुआत करने का जो तरीका, कितना सही तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं जिससे आपको यह चैप्टर समझने में बड़ी आसानी हो। कि जो हम रुपयों पैसों में जो देखते हैं ना, रुपयों पैसों में जो देखते हैं, अशोक का जो चित्र बना, शेरों का जो चित्र बना हुआ रहता है ना, तो वह चित्र ऐसे ही नहीं आ गए हमारे नोटों पे। हमारे शेरों के जो चित्र है ना, जो हमें यहाँ पे रुपयों और जो पैसों में दिखते हैं ना, यह इसका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थर को काट कर बनाया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ में स्थापित किया गया। पहले तो उन्हें काट कर पत्थरों पर बनाए गए, पत्थरों को काट के बना दिया गया। फिर उन्हें क्या क्या बनाकर उन्हें सारनाथ में ले गए और वहाँ पे स्थापित कर दिया स्तंभ पर, ठीक है ना। स्तंभ क्या, आपका जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उसको स्तंभ, समझ में आ गया ना आपका। और जो अभिलेख जो हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में, तो अभिलेख हमने किस में देखा था, उत्कीर्ण थे, या तो पत्थर कठोर चट्टान जो होते उस पर, या कठोर धातु उन पर अभिलेखों मतलब कुछ उत्कीर्ण करवाए जाते थे। अभिलेख है ना, कठोर धातु पर बनती थी या पत्थर चट्टानों पर बनती थी, उत्कीर्ण करवाई जाती थी। तो उसी तरह जो स्तंभ है, यहाँ पर क्या करते, इस पर अब जो पत्थरों को काट कर बनाया जाता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ ना, तो फिर कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास में महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए, ठीक है। अब यहाँ पर यह बताया जा रही है, यहाँ पर यह देखो, यहाँ इसे हम कहते, यह है अशोक स्तंभ। आपने देखा होगा सरकारी जितने भी कार्यालय हैं। चल हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए, ठीक है। तो जो अशोक के निर्देशों पर इस तरह के कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए, ठीक है। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अशोक के राज्य जो था, उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। आगे ऐसा क्या हुआ था जिस कारण से अशोक महान सम्राट जो थे, उनका जो राज्य था उनको राज्य ना कहकर साम्राज्य कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। अब याद देखिए, आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन जा रहा है कि मौर्य डायनेस्टी जो है आपका, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी है आपका, मौर्य डायनेस्टी की स्थापना आपका किनके द्वारा की गई, 2300 साल पहले उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है।
तो ये आपका यहाँ तो आपका बन गया ना, मौर्य साम्राज्य आपका की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। तो ये आपको पीटी का आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। 300 साल पहले। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए, जब हम चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं ना, चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूपीएससी में या कई दफ़ा क्वेश्चन जो बनता है ना, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं, चाणक्य की जगह में कौटिल्य नाम यूज़ कर लेते हैं, और कौटिल्य की जगह में कभी कभी क्या करते हैं, विष्णुगुप्त का भी नाम यूज़ कर लेते हैं। तो यह जो तीनों नाम है यह चाणक्य के हैं, ठीक है। तब ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ अंडरलाइन को कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे और आपके चंद्रगुप्त को इनके नाम, ठीक है। यह एक विद्यमान व्यक्ति थे, चंद्रगुप्त की सहायता की थी। इन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की थी मौर्य डायनेस्टी को की स्थापना करने में, उस साम्राज्य को आगे बढ़ाने में, ठीक है ना। चलिए, और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि चाणक्य जो थे ये अर्थशास्त्र के बहुत बड़े वो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी थी। तो क्या सिर्फ इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी? नहीं, इन्होंने अपने बुक में कृषि के बारे में, एक राजनीतिक यानी कि एक राज्य को चलाने का तरीका, ठीक है, कृषि से संबंधित। और चंद्रगुप्त या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो वही मैंने बताया अभी आपको कुछ देर पहले कि चाणक्य की जो सोच थी, जो उनकी नीति थी ना, जो उनके विचार थे, तो वो अर्थशास्त्र के नाम की किताब में मिलते हैं। आपको तो इतना तो आपको क्लियर हो गया ना। यहाँ पे आपका पीटी का क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र किताब की रचना की, लिखी थी, ठीक है। और चाणक्य कौटिल्य भी हैं, ठीक है। ये भी आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ भी बन रहा है आपका, यह पीटी का क्वेश्चन, ये भी आपका पीटी का क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर। और चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी 100 साल पहले, ठीक है। चिंता आपको क्लियर हुआ ना। तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त एवं उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, ठीक है ना। तो ये आपके मौर्य डायनेस्टी में 3 महान सम्राट बने, ठीक है, चंद्रगुप्त। इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। अच्छा, उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? अच्छा, यह आपका यहाँ जो साइड का जो ये बॉक्स मतलब दिया हुआ है, ये इसके बारे में बताया जा रहा है। जहाँ पर जो लाल आपके जो ये हैं लाल जो डॉट है ना आपकी, यहाँ पर अभिलेख स्तंभ वगैरह अशोक के द्वारा जो लिखवाए गए थे वह मिले हैं, ठीक है। जिसकी यह आपका हो गया ना, यहाँ पे कंधार है, ये आपका कंधार हो गया, यह आपका लंपक हो गया, यहाँ आपका मनसेरा, फिर सहवाजगढ़ी, आपका टोपड़ा, बहापुर, मेरठ, गुज्जर, आपका तो क्लियर नहीं हो रहा, आपका लुम्बिनी, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, इलाहाबाद, और भी नाम है आपके नीचे में, आपके सोपारा, सन्नाटी, कलिंग, धौली, जौगर, मरको, ब्रह्मगिरी, येरागुड़ी, ठीक है। बहुत सारे हैं ये सारे, जहाँ लाल जो डॉट दिए हुए हैं वहाँ उन सब स्थलों से अभिलेख की प्राप्ति हुई है। यही सब अभिलेख के प्राप्ति स्थल हैं, ठीक है ना। चलिए हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें से साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला थी। अच्छा, अब जो यहाँ पे यह बताया जा रहा है हमें कि जो
मौर्य डायनेस्टी जो थी ना, तो उस साम्राज्य में जो राजधानी थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। यह आपकी 3 मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो यह आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। या आपका मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट के तौर पे भी आ जाते हैं सवाल, बहुत बार आते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे नगर प्रमुख थे, तक्षशिला उत्तर पश्चिम में था। तो तक्षशिला कहाँ था? उत्तर पश्चिम में था, और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको तो आप अंडरलाइन करिए, ठीक है। पहले तो आप इसको देख लीजिए, आपका 3 राजधानी। और फिर तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका लाइन, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, आप लिख लीजिए। तक्षशिला जो उत्तर पश्चिम में था, तो वह बहुत ही मुख्य मार्ग था, जो मध्य एशिया के लिए आपका आने जाने का द्वार था, रास्ता था, ठीक है। तो यह बहुत मुख्य था। दूसरे तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। अब जो उज्जैन जो पड़ता था, वह पड़ता था आपका उत्तरी भारत से दक्षिण की ओर, दक्षिण भारत में जाने के लिए पड़ता था, ठीक है। शायद यहाँ भी आपका मेन क्वेश्चन पीटी, यहाँ पे पीटी का क्वेश्चन आपका बन जा रहा है। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। अब इतने बड़े जो राज्य, जो आपके नगर हैं, उज्जैन, तक्षशिला, इतना महान साम्राज्य, तो उन साम्राज्य में व्यापारी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सरकारी अधिकारी ना हो, या हो नहीं सकता। शिल्पकार ना हो, तो हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात, अगर आगे बढ़ते, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों पशुपालकों के गांव बसे हुए थे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे के इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा था। अब मध्य भारत का जो हिस्सा था ना, मौर्य काल में, वह ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। यहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। बहुत नॉर्मल बात है, अभी भी हम देखते हैं ना, थोड़ा आधा एक घंटे, मतलब एक राज्य पार करते लोगों की बोलचाल, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा सब कुछ बदल जाती है, उनका रहन सहन सब कुछ बदल जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे चल के साम्राज्य से कैसे भिन्न था। अब राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, भिन्न कैसे था? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती थी। अब यहाँ भी देखो, जब यहाँ इतना बड़ा साम्राज्य है, ठीक है, तो वहाँ पे कर अधिकारी भी होंगे, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कर की व्यवस्था भी थी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य जो था, उसका जो प्रशासन था वह कैसे चलता था, ठीक है ना। साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, इसको हम देख लेते हैं। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। अब यहाँ देखो आप, जो मौर्य डायनेस्टी था, हमने मैप में देखा था ना, बहुत बड़ा था। आपका दक्षिण उत्तर से लेके पूरब तक आधा से भी ज़्यादा, मतलब आधा हिस्सा दक्षिण का भी, मतलब पूरा हिस्सा ले लिया आपने। फिर आपका पश्चिम साइड भी बहुत ज़्यादा, पूरी हिस्सा ले ही लिया। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक व्यक्ति क्या पॉसिबल काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक तरीके से तो हम नहीं चला सकते ना हर जगह को। तो इसलिए यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि इतना साम्राज्य से बड़े होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। अच्छा, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे जो बहुत मेन आपका पॉइंट हो जा रहा है कि पाटलिपुत्र और उसके जो आसपास के इलाकों थे ना, तो वहाँ पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि मौर्य साम्राज्य में कुछ उनके जो राजधानियाँ थी और राजधानी के जो पास के इलाके थे वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता था। ठीक है, क्या होता था? प्रत्यक्ष रूप से। इन जगहों पर अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है साम्राज्य प्रशासन, कि जो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर सम्राट यहाँ पर देखते थे, वो यहाँ का साम्राज्य संभालते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अच्छा, यहाँ पे ये देख लो आप कि जो राजा जो थे यहाँ पर पाटलिपुत्र और इसके जो पास के इलाके थे वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से वे साम्राज्य तो नियंत्रण करते थे, किंतु गाँव में और शहरों पर किसानों, पशुपालकों से और शिल्पकारों से और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए उन्होंने क्या किया था? वे स्वयं नहीं जाते, राजा यहाँ पर स्वयं नहीं जाता था। उन्होंने यहाँ पे कर इकट्ठा करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति, सरकारी अधिकारी की नियुक्ति कर रखी थी। ठीक है ना, तो यहाँ भी क्लियर हुआ। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। अच्छा, अब यहाँ पर जो राजा के आदेश जो थे उनको उल्लंघन करते थे तो वहाँ पर उनको सजा भी देते थे अधिकारी। ठीक है ना, इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अब यहाँ पर वेतन की व्यवस्था भी थी। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पे एक चीज़ देख लो, यहाँ पे अधिकारियों के लिए वेतन की व्यवस्था भी थी। अधिकारी को सजा देने का भी अधिकार था। फिर कर टैक्स के लिए यहाँ पर अधिकारी नियुक्ति भी हुई थी। ठीक है, आदेशों का उल्लंघन भी यहाँ पे होने पर इनको सजा मिलती थी और यहाँ पे कर की व्यवस्था भी थी। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ पर इतना। आगे बढ़ते हैं। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। अच्छा, अब यहाँ देखो, जो मौर्य डायनेस्टी थी यहाँ पर संदेशवाहक भी हुआ करते थे। ठीक है ना, जो क्या काम करते थे? एक जगह से दूसरी जगह घूम कर वे क्या करते थे? राजा के जो जासूस थे ना, उनके अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। जो राजा जो अधिकारी जो नियुक्त करते थे अपने राज्य में, अपने जहाँ पर भी करते थे वे लोग, तो उन सब के लिए संदेशवाहक भी उन्होंने नियुक्त कर रखा था जो जासूस का काम करते थे राजा के लिए। तो वे क्या करते थे कि अगर जैसे मान लीजिए कोई भी उनके राज्य में, साम्राज्य में कोई भी गड़बड़ हुई या कोई उनके खिलाफ, उनके राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है तो वो उनकी सूचना तुरंत जाकर राजा को दे। ठीक है ना, तो इससे उन्होंने क्या किया? अधिकारी तो नियुक्त किए, साथ में उनके लिए संदेशवाहक भी किया ताकि वो अधिकारियों के ऊपर भी नज़र रख सके, जासूस का भी काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आप एक बार हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर राजा का एक तो पाटलिपुत्र में और उसके आसपास के इलाकों में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था एवं कर के लिए अधिकारियों की नियुक्ति थी, या कि कर की व्यवस्था भी थी, कर भी यहाँ पर लेते थे और आदेश का उल्लंघन पर अधिकारियों उनको सजा भी देते थे और अधिकारियों को वेतन की व्यवस्था थी और संदेशवाहक भी थे जो अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैंने रिवीजन कर बोल के आपका एक बार रिवीजन हो गया। ठीक है ना, तो इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। अब ठीक है, इन सब के ऊपर में भी एक सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, मंत्री और वरिष्ठ मंत्री की सहायता। अब यहाँ पे मंत्री के यहाँ पर भी पद था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, होता है ना, जैसे किसी भी राज्य में मंत्री को मंत्री होते थे, तो कई बार मंत्री होते हैं जो पूरे के पूरे सबके ऊपर नियंत्रण रखते थे वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा। आगे बढ़ते। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे, छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अब यहाँ देखिए, मौर्य साम्राज्य में जो कई जो राज्य क्षेत्र प्रांत थे, तो इन सब पर कहाँ से शासन किया जाता था? वहाँ थे आपके तक्षशिला और उज्जैन जैसी राजधानियों से शासन किया जाता था कई छोटे छोटे प्रांतों पर।
कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। जहाँ पाटलिपुत्र जहाँ पे था, तो उस जगह से भी कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है। और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। तो अन्य जो वहाँ पे जो इलाके थे, तो वहाँ पर भी राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। जिन इलाकों में कोई प्रॉब्लम हो जाती होगी ना, अन्य प्रांत जो थे, या ऐसे भी देख रेख के लिए भी, वहाँ का साम्राज्य प्रशासन संभालने के लिए भी राजकुमारों को भेजा जाता था। चलिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है आपको, मैं एक बार आपको बता दूँ कि जो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सम्राट अशोक है ना, अशोक जो महान सम्राट थे, वह सीधे तौर पे क्या राजा बने थे? यह भी क्वेश्चन अगर आ भी चुका है कथन के रूप में, या आए भी, तो अगर बोला क्वेश्चन पे सवाल हो क्या प्रत्येक सीधे तौर पे अशोक सम्राट बन गए थे, तो क्या यह कथन सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे भी पहले मौर्य डायनेस्टी, उनको भी पहले राज्यपाल बनाकर गवर्नर बनाकर भेजा गया था, उसके बाद ही वे राजा बने थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए, वह सीधे तौर पर राजा नहीं बने थे अशोक। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। प्रादेशिक केंद्रों के बीच में विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में वहाँ यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। भाई इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है स्टेटमेंट के तौर पे थोड़ी मतलब लाइन में गड़बड़ कर देते और ऊपर के ऊपर आंसर गलत हो जाता है बच्चों का। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि उदाहरण क्या बताया जा रहा है, साथ में बताया गया, लिखा भी है। उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए था और दक्षिण भारत में सोने कीमती पत्थरों का प्रसिद्ध था। ठीक है। संभव के संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किया जाता था। अब यहाँ पर नजराने भी इकट्ठे किए जाते थे, तो यहाँ पे नजराने भी इकट्ठे किए जाते थे मौर्य डायनेस्टी में। ठीक है, तो यहाँ भी आप ध्यान रखो। देखिए क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं आ जाएगा, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। जो छोटे छोटे जो बता रहे कि नजराने मिलते थे, कर थे, तो इन्हीं के लोग इन्हीं मतलब कि वर्ड को लेके आपसे सवाल कर लिया जाएगा कि मौर्य जो डायनेस्टी थी, क्या वहाँ पर नजराने जैसी व्यवस्था थी, या नजराने से भी लोग परिचित थे, या नजराना लेते थे, हाँ या ना। तो इस स्टेटमेंट के तौर पे भी आपका सवाल बन जाता है। ठीक है, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है हमको, जो भी हमें ऐसे की पॉइंट जो मिलते हैं ना, वही उन सबको ध्यान से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वही नजराना जो था वह अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अब नजराना, या फिर देख लो, नजराना ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता था, जब इच्छा होती थी वे लोग तो उनसे वे देते थे, उनसे लिया जाता था। तो ये मौर्य डायनेस्टी में यह थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इससे। हाँ, सब वो पीटी का क्वेश्चन भाई बनता भी है, बन भी जाएगा। ठीक है, आपको मेंस में भी काम आएगा। जब मौर्य डायनेस्टी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, मौर्य डायनेस्टी के बारे में कुछ भी सवाल आए, तो आप व्यवस्था कैसी थी ना, तो वहाँ पर कैसा क्या क्या उस समय चल रहे थे, तो अब यहाँ आप मेंस में आराम से बनाकर लिख सकते हो आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी में सम्राट, ये आपका यहाँ पे एक बार देख लेते हैं ये क्या है, रेडी करते हुए चलते हैं इसको। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में उत्तर पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। ठीक है, यहाँ पर उसके देखो, यहाँ पे देखो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत वह कौन सा हुआ था? मेगास्थनीज। ठीक है ना। और सेल्यूकस निकेटर कहाँ का राजा था? वह यूनान का राजा था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा था वह उसका विवरण दिया उन्होंने। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंग देख रहे हैं।
या अंश देख रहे हैं। मैं एक बार इसको देख लेते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में लिखा है इन्होंने। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा का जो राजदूत था ना, उन्होंने अपने लेख में लिखा है, विवरण लिखा है जो उन्होंने यहाँ पर देखा था भारत में। ठीक है, तो यहाँ के सम्राट लोग जो कैसे रहा करते थे, ठीक है, क्या क्या उनके लिए होता था, किस तरीके से उनकी पालकी निकलती थी बाहर में, तो यह उन्होंने अपना विवरण लिखा है मेगास्थनीज में। ठीक है, तो मेगास्थनीज से किसने लिखा है आपने, यह आप कमेंट में बताइएगा इस पुस्तक में। और यहाँ आपकी पाटलिपुत्र के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक बार इसको अच्छे से देख लो क्योंकि स्टेटमेंट के तौर पे भी आ सकता है ना। चलिए आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। मतलब यहाँ हमने जिससे पहले पढ़ा था, इस स्टोरी से पहले हमने यहाँ पढ़ा था ना कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक जो थे ना, वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अब यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। जिनकी अभिलेख है ना, वह हमें प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में मिले, जितने भी अभिलेख मिले, ठीक है। और यही अशोक ही हैं जो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट है, आपको अशोक के बारे में जानकारी दी जा रही है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं महान सम्राट बन गए, इसके पीछे भी बहुत बड़ी मतलब कहानी है। इनको सीख मिली कलिंग युद्ध के बाद में ना, युद्ध नीति छोड़ के फिर धमकी नीति अपना ली। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपको पीटी का क्वेश्चन यहाँ से बहुत बन रहा है, ठीक है। पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुँचाए, ठीक है। यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट वक्त बन रहा है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से बना है क्वेश्चन, कलिंग युद्ध से भी आपका क्वेश्चन आया था। अपने एक अभिलेख के में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय किया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना दिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और शमन भी मारे जाते हैं। जो लोग
अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी इस युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो धम्म का जो संस्कृत शब्द है वह क्या आपका धर्म। ठीक है, धम्म संस्कृत शब्द आपका धर्म है। ठीक है ना। तो यहाँ हमने पढ़ के यहाँ पे यह देख लिया है कि अशोक ने एक अभिलेख में अपनी यह बात लोगों तक पहुँचाई है कि युद्ध से कैसे मुझे मतलब सीख मिली, कैसे मैंने युद्ध किया तो उस युद्ध में इतने लोग मारे गए। वह देख कर मैं इतना अंदर से देख कर मैं मतलब मुझे महसूस हुआ, मैं इतना दुखी हुआ हूँ कि कितने लोगों की हत्या हो गई और उससे वह बहुत पश्चाताप हो रहा है। तो वह उसने निश्चय कर लिया कि अब वह धर्म की नीति अपनाएगा वह, और यह संदेश इसलिए छोड़ रहा है ताकि उसके बाद उसके बेटे और उसके पोते भी इसको पढ़कर इससे सीख लेकर वे युद्ध ना करें और आगे भविष्य में वे धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं उस पर विचार करें, उस पर ध्यान दें। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं अशोक का कलिंग का जो युद्ध था। ठीक है, कलिंग का जो युद्ध था, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ये आप देख लो, आपका पीटी का यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। अब अशोक ने जो कलिंग था आपका, जो उड़ीसा में, ठीक है, तटवर्ती इलाका आपका, वहाँ पर इन्होंने युद्ध किया और इस युद्ध में जो उन्होंने देखा, रक्तपात, खून खराबा देखकर, इतनी हिंसा देखकर उन्हें युद्ध से मतलब नफरत सी हो गई। उन्हें युद्ध से घृणा सी हो गई, नफरत सी हो गई। उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, जिस कारण से अशोक ने यह निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वे युद्ध कभी भी नहीं करेंगे भविष्य में। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ ना। इतना आपको क्लियर हो गया कि अशोक ने जो धर्म की नीति अपनाई थी तो उन्होंने किन परिस्थितियों में अपनाई थी और क्यों अपनाई थी और कब अपनाई थी और क्या कारण से अपनाई थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का धर्म क्या था। अशोक का धर्म क्या था हम यहाँ देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको। अशोक का धर्म क्या था हम देखते हैं एक बार। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे यह उनका कर्तव्य था कि अपना प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। अब ये अशोक पे यहाँ पे और देखिए आपका पीटी का क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जाएगा। अब जो अशोक थे वो किससे वे मतलब प्रेरणा ली या किससे वे प्रेरित थे या किसके वे शिष्य बने, किसको उन्होंने अपनाया, तो वे बुद्ध को उन्होंने अपनाया। ठीक है, ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार भी किया जाता था। इनके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच झगड़े भी होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने
धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, तो यहाँ से मैं फिर से एक बार देखते हैं, जो अशोक का जो धर्म था, यानी कि अशोक का जो धर्म था वह क्या था। ठीक है, पहले तो आप ये चीज़ देखो कि अशोक के धर्म में कर्मकांड और देवी देवता की पूजा पाठ कहीं नहीं थी। ठीक है ना, तो यह आप बहुत अच्छे से समझो कि अशोक के धर्म नीति में देवता की पूजा पाठ नहीं थी और ना ही उनके धर्म में किसी भी कर्मकांड की जगह थी। वे ना तो दिखते देवी देवता के मतलब पूजा पाठ में उनका भरोसा था, विश्वास था, ना वे मानते थे, ना ही किसी कर्मकांड को वे मानते थे। उनके लिए ज़रूरत नहीं थी। उन्हें बस यह लगता था कि जैसे एक जो पिता है ना, वो अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं और यह उनका कर्तव्य था। ठीक है, देते हैं एक पिता, वैसे ही यह राजा का भी उनका भी कर्तव्य था कि वह अपनी प्रजा को भी निर्देश दे। ठीक है, कि वे भी उनको कैसे रहना है, उनको क्या अपनाना है। ठीक है ना, मात्र की अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो यहाँ आपके लिए यह जान लीजिए कि उनके समय में भी उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग थे। ठीक है, उनमें टकराव होते थे, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। ठीक है, और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार और पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते रहते थे। ठीक है, तब इन्होंने यह महसूस किया कि इन सब का निदान उनका कर्तव्य है। तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने क्या किया, एक धम्म महामात नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे, ताकि उनके जो साम्राज्य में जो यह सब हो रहा था यह ना हो। ठीक है, लोग सही तरीके से एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहें। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश के, अच्छा यहाँ भी आप देख रहे हो पीटी का क्वेश्चन है, आप सॉरी, ये आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट के तौर पे भी आ जाए तो आप यहाँ आराम से लिख सकते हो कि किन कारणों से क्या परिस्थितियाँ से बने जिनकी मतलब जिस कारण से उन्हें महामात के अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ी। तो यहाँ सारे आपके कारण मैंने बता दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए थे। अच्छा, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। क्यों खुदवाए थे यह तो आपको पता है ना, ताकि उनके संदेश को पूरी जनता पढ़ सके, समझ सके और उनका पालन कर सके। अधिकारियों को यह संदेश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अब यहाँ देखो, यहाँ भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखो कि अधिकारियों के द्वारा भी संदेश दिया गया, मतलब लोगों को, राजा ने उनको निर्देश दिया कि जो लोग उनके साम्राज्य में, ठीक है, पढ़ नहीं सकते थे, उनको पढ़कर सुनाया जाए। ठीक है, और अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी राजदूत भेजा। अब यहाँ भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी सब आपका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह आपका क्या है, इससे हम एक बार देख लेते हैं। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले हैं। एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। वाह, यह है आपका राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। आपको मौर्यकालीन स्तंभ है यहाँ बताया जा रहा है, और बिहार के रामपुरवा से मिला है। और यह इसमें कहाँ रखा गया है, राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, जहाँ फिलहाल अभी कौन है, मुर्मू जी हैं। यहाँ पे स्तंभ है। ठीक है, इसको अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। राष्ट्रपति जो हमारे कौन है, अभी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, इनकी जगह जहाँ रहती है वहीं पर यहाँ पर रखा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर कर लिया था, यहाँ भी कर लेते हैं। यहाँ भी करते हैं। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएँ खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों को चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अब भाई अशोक ने देखिए क्या क्या करवा रखा है लोगों के लिए। सड़कें बनवाई हैं, कुएँ खुदवाए हैं, विश्राम गृह भी बनवाए हैं और मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी इन्होंने करवाई है। ठीक है ना आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। अशोक अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था। इसमें से आपका यूपीएससी में सवाल 2-3 बार शायद आ चुका है। यहाँ जो लाइन है थोड़े समय, यहाँ जो लिखा है, यहाँ आपकी यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन है, बन चुका है बहुत बार, कि अशोक धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना
दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था? अशोक। यह आपका पीटी में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। यह आपका इस तरह से भी आ सकता है, घुमा के थोड़ा सा दिया जाए कि यह किस साम्राज्य की कथन, मतलब किस साम्राज्य से संबंधित, मौर्य काल, तो किस काल का यह कथन है, किस काल में यह संदेश दिया गया था? तो मौर्य काल में दिया गया था, है ना। सवाल है भाई, कैसे भी बन सकता है। हम पूरा स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था? लोग विभिन्न जानवरों अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चों का विवाह होता था, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते थे, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा शमनों का दान देना। ठीक है, आगे बढ़ते। यह मैंने आपको बताया था, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। आप सिर्फ अपने धर्म की प्रशंसा करोगे और दूसरे धर्म की निंदा करोगे तो भी यह आपका कैसा धर्म है? यह तो कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। आप अपनी धर्म की बड़ाई करो भाई, अपनी धर्म लोग, हाँ मेरा धर्म है, सिर्फ मेरा धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है, तो वह यह तो कोई धर्म नहीं कहलाएगा ना। दूसरे के धर्म का आप कुछ नहीं समझोगे तो यह तो बहुत ही गलत बात है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने ही धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, वह अपने ही धर्म को हानि पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, आपको अपना धर्म प्यारा है, बहुत अच्छी बात है, पर आप दूसरे के धर्म की निंदा ना करें। कम से कम अगर आप उसकी मतलब बुराई नहीं कर, अच्छाई आप नहीं कर सकते, उसकी तारीफ नहीं कर सकते, उसको मान नहीं सकते, एटलीस्ट आप उसकी निंदा तो ना करें, है ना। यहाँ बताया जा रहा है कि आप कोशिश कीजिए कि दूसरे के धर्म का आदर करें, उसके विश्वास को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। उनके विश्वास, उनकी भावना का आदर करें। हर धर्म की अपनी भावना, विश्वास होता है उनके देवताओं में, उनके जिनको पूजते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह क्या लिखा है ये हम देख लेते हैं। यह आपकी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। अच्छा, यही यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ बताया जाए जो ब्राह्मी लिपि है, आधुनिक भारत की ज़्यादातर जो लिपियाँ जो है ना, वो पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो, आ है, यह आपकी आरंभिक लिपि क्या है? यह ब्राह्मी लिपि है। अब इसी को हम हिंदी में इस तरह से लिखेंगे, बांग्ला में इस तरह से लिखेंगे, और यह आपका मलयालम है, मलयालम में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, है ना। ये आपका मलयालम में, ये आपका तमिल, ठीक है, ये आपका ब्राह्मी लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर आपका समाप्त हुआ, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि इस महान साम्राज्य को इतना बड़ा साम्राज्य क्यों कहा जाता है, और अशोक को महान साम्राज्य क्यों कहा जाता है ना। अभी तो हमने सिर्फ इसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है। जब आगे चैप्टर आएंगे तो उसमें हम इनका विस्तार रूप पढ़ेंगे। आपको मैं नोट भी इसके साथ में दे दूँगी। अभी नोट के साथ में इसके साथ नोट भी अटैच होगा। और आपको क्लास कैसे लगी तो प्लीज़ बताइएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा, आपको मेरे साथ पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी तक भी यहाँ पहुँच पाए, ठीक है।
और प्लीज़ आप इस चैनल प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, चलिए हम कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। आप सब अपना ध्यान रखें।